मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। अगर आज से ठीक 6.5 करोड़ साल पीछे चले जाएं, तो दुनिया आखिर कैसी दिखेगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि तब इंसान तो क्या, हाँ, कोई आधुनिक बंदर भी नहीं था, है ना? बिल्कुल, बस विशाल घने पेड़ थे और उन पेड़ों की बेहद ऊंची शाखाओं पर छिपकर रहने वाले कुछ छोटे और बहुत ही रहस्यमयी जीव। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन असल में यही वो जगह है जहां से हमारा मतलब इंसानी अस्तित्व का सफर शुरू होता है। सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी 6.5 करोड़ साल के सफर को डिकोड करने वाले हैं। मैं काफी उत्सुक हूँ ये समझने के लिए कि पेड़ों पर छिपने वाले वो छोटे जीव आज के इंसान में कैसे बदल गए। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विकास या एवोल्यूशन ये कोई सीधी पक्की सड़क नहीं है। ये एक बहुत ही उलझा हुआ पारिवारिक वृक्ष है। एक फैमिली ट्री की तरह। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि आज हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, स्मिथसोनियन, लीकी फाउंडेशन और 2015 के नेचर जर्नल की रिसर्च को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि प्राइमेट से लेकर होमो सेपियंस तक का ये बदलाव कैसे और क्यों हुआ। और वो भारी भरकम शब्द भी तो हैं, होमिनॉइड, होमिनिड, होमिनिन। विज्ञान की किताबों में ये हमेशा सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन आज हम उन्हें बहुत ही आसान तरीके से सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6.5 करोड़ साल पहले के उन्हीं शुरुआती प्राइमेट से जिन्हें प्रोसीमियंस कहा जाता है। एग्जैक्टली। इनमें लीमर और लॉरिस जैसे जीवों के पूर्वज आते हैं और इनकी कुछ बहुत ही खास विशेषताएं थी जो सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, जैसे उनका रात में जागना और पेड़ों पर रहना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो मुझे रिसर्च में लगी वो थी उनकी आंखें। हाँ, उनकी आंखें चेहरे पर बिल्कुल सामने की तरफ आ गई थी, गहराई का सटीक अनुमान लगाने के लिए, है ना? अगर मैं इसे आज की टेक्निक से जोड़ूं तो ऐसा लगता है कि वो आंखें एक इनबिल्ट वीआर हेडसेट की तरह काम कर रही थीं। वाओ, ये वीआर हेडसेट वाली तुलना बहुत सटीक है। और उनके हाथ भी किसी ग्रैपलिंग हुक की तरह थे जो डालियों को मजबूती से पकड़ सकते थे। देखिए, इन प्राकृतिक उपकरणों के बिना इतनी ऊंचाई पर जिंदा रहना नामुमकिन था। अगर वो वीआर हेडसेट जैसी आंखें सटीक दूरी नहीं नाप पाती तो एक छलांग चूकने का मतलब सीधे 50 फुट नीचे गिरना था। बिल्कुल, सीधे मौत। प्रकृति में पर्यावरण का दबाव बहुत निरपेक्ष होता है। पेड़ों पर रहने की इस मजबूरी ने ही तय किया कि सिर्फ अचूक नजर और पकड़ वाले जीव ही बचेंगे। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और फिर लगभग 4 करोड़ साल पहले कुछ नया हुआ, एंथ्रोपॉइड्स यानी उन्नत प्राइमेट्स का विकास। हाँ, इनकी आंखों की क्षमता और बेहतर हो गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था इनके दिमाग का आकार। अच्छा, दिमाग बड़ा होने लगा था। हाँ, और ये अब अकेले रहने के बजाय समूह में रहने लगे थे। उनका सामाजिक व्यवहार जटिल होने लगा था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर ये जीव पेड़ों पर इतने माहिर हो चुके थे, उनके हाथ और आंखें एकदम परफेक्ट थे, तो फिर बदलाव की जरूरत ही क्या थी? ये बहुत ही अहम सवाल है। मतलब क्या इवोल्यूशन सिर्फ शरीर का बेवजह बदलते रहना है, या फिर रहने की जगह के हिसाब से खुद को ढालने की कोई सख्त मजबूरी थी? असल में ये पूरी तरह से पर्यावरण और शरीर के आकार के बीच का टकराव था। इवोल्यूशन कभी भी किसी शौक या प्लानिंग से नहीं होता। तो मजबूरी क्या थी? हुआ ये कि जैसे जैसे इन उन्नत प्राइमेट्स का वजन बढ़ने लगा, पेड़ों की पतली डालियों पर उनका संतुलन बनाना मुश्किल हो गया।
अच्छा, मतलब शरीर भारी हो गया और डालियां पतली रहीं। एग्जैक्टली। पर्यावरण वही था, लेकिन शरीर की जरूरतें बदल रही थीं। और इसी टकराव ने हमारे इस पारिवारिक वृक्ष में पहला बहुत बड़ा बंटवारा किया। ओहो, यहाँ मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि लगभग 2.5 करोड़ साल पहले वो बंटवारा हुआ जिसने हमारे असली पूर्वजों को बंदरों से अलग कर दिया। बिल्कुल। ओल्ड वर्ल्ड मंकी एक तरफ चले गए और वानर, जिन्हें हम एप्स कहते हैं, वो अलग रास्ते पर। और रिसर्च बताती है कि इसका सबसे बड़ा अंतर एक ही था, पूंछ का होना या न होना। हाँ, बंदरों के पास पूंछ होती है, लेकिन एप्स के पास नहीं। लेकिन एक मिनट, अगर पेड़ों पर रहना है तो संतुलन बनाने के लिए पूंछ तो बहुत उपयोगी चीज है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। तो फिर पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों ने उसे खो क्यों दिया? क्या वजन बढ़ने की वजह से अपनी उस बेहतरीन पूंछ की कुर्बानी देनी पड़ी? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये कोई नुकसान नहीं था। ये फिजिक्स के नियमों के साथ किया गया एक समझौता था। वो कैसे? पूंछ तभी तक काम आती है जब शरीर हल्का हो और जीव डाली के ऊपर चल रहा हो। लेकिन जब एप्स का शरीर भारी हो गया तो एक छोटी सी पूंछ उनका संतुलन नहीं संभाल सकती थी। भारी शरीर के साथ डालियों के ऊपर चलना खतरनाक हो गया होगा। बिल्कुल। इसलिए उन्हें डालियों के ऊपर चलने के बजाय उनके नीचे लटक कर झूलना पड़ा, जिसे हम ब्राकिएशन कहते हैं। अच्छा, लटक कर झूलना। और यहीं पर लचीले कंधे काम आते हैं। एकदम सही। इन लचीले कंधों ने शरीर के संतुलन का पूरा तरीका बदल दिया। और दिलचस्प बात यह है, क्या? पूंछ का गायब होना और कंधों का लचीला होना वो टर्निंग पॉइंट था जहां से जीवों ने क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल चलने के बजाय खुद को सीधा या वर्टिकल रखना शुरू किया। वाओ, मतलब पूंछ गई, शरीर लटकने लगा तो अनजाने में ही सीधा खड़ा होने का रास्ता खुलने लगा। ये बहुत ही तार्किक है। हाँ, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। अब जब पूंछ वाले बंदर इस कहानी से हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, तो हमें उन एप्स के परिवार को डिकोड करना होगा। वही परिवार जिसने अंततः इंसान को जन्म दिया। हाँ, और विज्ञान की किताबों में जो वो 3 भारी शब्द हैं, होमिनॉइड, होमिनिड और होमिनिन, ये सुनने में इतने एक जैसे लगते हैं कि कोई भी उलझ जाए। ये भ्रामक जरूर लगते हैं, लेकिन असल में ये जीव विज्ञान के वर्गीकरण के स्तर हैं, एक के अंदर एक छिपे हुए समूह। चलिए इन्हें सुलझाते हैं। तो सबसे पहला है होमिनॉइड। हाँ, ये सबसे बड़ा समूह या सुपर फैमिली है। नियम सीधा है, अगर प्राइमेट के पास पूंछ नहीं है और वो वानर है तो वो होमिनॉइड है। तो इसमें गिब्बन, ओरेंगेटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी और इंसान सब आ गए। बिल्कुल, सब के सब। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझाऊं, मान लीजिए ये एक बहुत ही खास वीआईपी नाइट क्लब है। अच्छा, वीआईपी क्लब। हाँ, तो होमिनॉइड इस क्लब का वो मुख्य द्वार है जहाँ सभी बिना पूंछ वाले एप्स अंदर आ सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया उपमा है। गिब्बन से लेकर इंसान तक सब इस मेन गेट से क्लब में आ गए। अब उस क्लब के अंदर चलते हैं। दूसरा स्तर है होमिनिड। होमिनिड ये ग्रेट एप्स का परिवार है। जब वैज्ञानिक इसे परिभाषित करते हैं तो वे शरीर के बड़े आकार और जटिल दिमाग को आधार बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन बचा? इसमें सिर्फ इंसान, चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान शामिल रह जाते हैं। गिब्बन जो थोड़ा छोटा होता है वो इस समूह से बाहर हो जाता है। अच्छा, यानी होमिनिड उस क्लब के अंदर का वो वीआईपी लाउंज है जहां सिर्फ बड़े और विशिष्ट एप्स को ही एंट्री मिलती है। एग्जैक्टली। गिब्बन मेन गेट से तो आ गए, लेकिन इस लाउंज के अंदर नहीं जा सकते। यहाँ सिर्फ भारी भरकम और बड़े दिमाग वाले ही बैठेंगे। और अब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर, होमिनिन। होमिनिन, ये वाला सबसे जरूरी है ना? हाँ, स्मिथसोनियन का ह्यूमन ओरिजिन्स प्रोग्राम बताता है कि ये वो समूह है जिसमें केवल इंसानी वंश की प्रजातियां आती हैं। मतलब सिर्फ हमारे सीधे पूर्वज। बिल्कुल। आज से लगभग 60-70 लाख साल पहले इस पेड़ में एक आखिरी बड़ा बंटवारा हुआ था। एक शाखा चिंपैंजी की तरफ गई और दूसरी उस रास्ते पर जिसने इंसान को जन्म दिया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस, ये सभी होमिनिन कहलाते हैं। तो मेरी नाइट क्लब वाली उपमा के हिसाब से होमिनिन उस क्लब का सबसे एक्सक्लूसिव बैकस्टेज एरिया है। बहुत खूब। हाँ, जहाँ सिर्फ इंसानी पूर्वज ही जा सकते हैं। चिंपैंजी हमारे साथ वीआईपी लाउंज तक तो बैठ सकते हैं, लेकिन बैकस्टेज जाने की अनुमति सिर्फ इंसानी लाइन को है। और इसका सबसे बड़ा नियम यही है कि हर होमिनिन एक होमिनिड है और हर होमिनॉइड एक होमिनॉइड है। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। बिल्कुल, चिंपैंजी होमिनॉइड है, होमिनिड है, लेकिन वो होमिनिन नहीं है।
ये सिर्फ नाम नहीं है, ये डीएनए से साबित होता है कि हम किससे कितने जुड़े हैं। ये नाइट क्लब वाले उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लेकिन अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। जी बताइए। अब जब ये तय हो गया है कि हमारे होमिनिन पूर्वज वो एप्स थे जो पेड़ों पर रहते थे, तो उन्होंने पेड़ों का वो सुरक्षित जीवन छोड़कर जमीन पर उतरने का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? हाँ, क्योंकि जमीन पर तो खूंखार शिकारी मौजूद थे। बिल्कुल, नीचे तो जान का खतरा था। यहीं पर प्रकृति एवोल्यूशन का सबसे बड़ा उत्प्रेरक लेकर आती है। अच्छा, और वो है जलवायु परिवर्तन। अच्छा, क्लाइमेट चेंज। हाँ, लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा था। जो इलाके घने जंगलों से ढके रहते थे वो सूखने लगे थे। मतलब पेड़ों की संख्या कम हो रही थी और उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। जंगलों की जगह विशाल लंबी घास वाले सवाना मैदानों ने ले ली थी। तो इसका मतलब क्या है? क्या इस जलवायु परिवर्तन ने हमारे पूर्वजों को उनके घरों से बेदखल कर दिया था? एक तरह से हाँ। जब मैं ये सोचती हूँ तो साफ लगता है कि 2 पैरों पर चलना, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं, हाँ। कोई नया शौक नहीं था। बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं था कि एक दिन कोई होमिनिन उठा और बोला चलो आज 2 पैरों पर टहल कर आते हैं। हाँ, वो कोई सुबह की सैर नहीं थी। लीकी फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने कंकालों का अध्ययन किया तो पाया कि भोजन की तलाश में उन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जमीन पर जाना पड़ता था। और सवाना की घास तो बहुत ऊंची होती है, 3-4 फुट ऊंची घास। अगर वो चारों पैरों पर चलते तो उन्हें आसपास कुछ दिखाई नहीं देता और वो आसानी से शिकार बन जाते। ओह, तो लंबी घास के ऊपर से शिकारियों को देखने के लिए सीधा खड़ा होना मजबूरी थी। ये तो एक रडार सिस्टम की तरह काम कर रहा था। एग्जैक्टली, अस्तित्व बचाने की ये एक खूंखार लड़ाई थी। लेकिन चिंपैंजी भी तो कभी-कभी 2 पैरों पर चल लेते हैं। फिर हमारे पूर्वजों में क्या अलग था? चिंपैंजी चल सकते हैं लेकिन उनका शरीर इसके लिए बना नहीं है। वो नकल वॉकिंग करते हैं जिसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा, तो हमारे पूर्वजों के शरीर में बदलाव आए। हाँ, जब उन्होंने लगातार 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो उनके पेल्विस यानी कूल्हे की हड्डी और रीढ़ की हड्डी में भारी बदलाव आया, जिससे ऊर्जा की बचत होती होगी। बहुत ज्यादा बचत। और खुले मैदानों में चिलचिलाती धूप से बचने में भी सीधा खड़ा होना फायदेमंद था। हाँ, क्योंकि शरीर का कम हिस्सा सूरज की सीधी किरणों के संपर्क में आएगा। बिल्कुल। लेकिन इस बाइपेडलिज्म का सबसे क्रांतिकारी फायदा कुछ और ही था। उनके दोनों हाथ हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गए। वाओ! और जब हाथ आजाद हुए तो खाली तो बैठेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। उन आजाद हाथों ने पर्यावरण को अपने फायदे के लिए बदलना शुरू किया। यहीं से औजारों के निर्माण की कहानी शुरू होती है ना? एकदम सही। और यहाँ एक बहुत बड़ी डिस्कवरी का जिक्र करना जरूरी है। 2015 में नेचर जर्नल में एक शोध छपा था। अच्छा, क्या था उसमें? एविया के लुमेक्वी 3 नाम की जगह पर वैज्ञानिकों को पत्थर के औजार मिले जो करीब 33 लाख साल पुराने थे। 1 मिनट, 33 लाख साल? लेकिन तब तो बड़े दिमाग वाले होमोजीनस का अस्तित्व भी नहीं था। यही तो इस खोज की सबसे बड़ी बात थी। इसने पुरानी सारी मान्यताएं तोड़ दी। ये औजार ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे छोटे दिमाग वाले पूर्वजों ने बनाए थे। वाओ! मतलब औजार बनाने के लिए बहुत बड़े दिमाग की नहीं बल्कि जरूरत की अहमियत थी। हाँ, और इन औजारों ने विकास की गति कई गुना तेज कर दी। सख्त खाल काटना, हड्डियों से मज्जा निकालना सब मुमकिन हो गया। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं, तो 33 लाख साल पहले के उन पत्थरों की तुलना आज के स्मार्टफोन से की जा सकती है। स्मार्टफोन? ये कैसे? जैसे स्मार्टफोन ने हमारे काम करने और सोचने का पूरा तरीका बदल दिया है, हमारी वायरिंग बदल दी है, ठीक वैसे ही उन शुरुआती औजारों ने किया होगा। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब सिर्फ एक नुकीला पत्थर बनाने के लिए भी तो ये सोचना पड़ता है ना कि कौन सा पत्थर किस कोण से तोड़ना है। ये भविष्य की योजना बनाने की शुरुआत थी। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी उठाता है कि क्या असली बुद्धिमत्ता सिर्फ पत्थर घिसने में थी या फिर उस सामाजिक ढांचे में जहां एक जीव दूसरे को औजार बनाना सिखा रहा था। अकेले तो शिकार करना मुश्किल था। हाँ, बड़े जानवरों का शिकार करने और मांस बांटने के लिए गहरे संवाद की जरूरत थी। जब समूह एक साथ काम करता है तो संचार अनिवार्य हो जाता है। और इसी जरूरत ने धीरे धीरे जटिल आवाजों और इशारों को जन्म दिया होगा जो भाषा का आधार बने। एग्जैक्टली। औजार, सामाजिक संवाद और मांस से मिलने वाली कैलोरी, ये तीनों एक फीडबैक लूप बन गए। औजार से बेहतर खाना मिला, खाने से दिमाग को ऊर्जा मिली, बड़े दिमाग ने बेहतर संवाद किया और फिर और भी उन्नत औजार बने। और इसी दौरान लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं,
मैं सोचते हैं कि इवोल्यूशन एक सीधी रेखा में हुआ। हाँ, जैसे एक बंदर चला, फिर थोड़ा सीधा हुआ और इंसान बन गया। वो मशहूर तस्वीर जो हम सब ने देखी है। वो तस्वीर सबसे बड़ी गलतफहमी है। एवोल्यूशन कोई ट्रेन नहीं है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सीधी जाती है। तो फिर क्या है? ये पेड़ की तरह है जिसमें अनगिनत शाखाएं होती हैं। हम चिंपैंजी या बंदरों से विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि हम और चिंपैंजी एक साझा पूर्वज से निकले अलग अलग रास्ते हैं। बिल्कुल। और जब हमारे पूर्वज उपकरणों और संवाद से लैस हो गए, तब होमो जीनस की शुरुआत हुई। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंततः होमो सेपियंस। तो अगर इस 6.5 करोड़ साल लंबी यात्रा को एक साथ देखें, पेड़ों की ऊंची डालियों पर छिपने वाले जीवों से कहानी शुरू हुई, फिर पूंछ का जाना और लटकने वाले कंधों का आना, उसके बाद जलवायु परिवर्तन का दबाव जिसने जंगलों को सुखा दिया और उन्हें 2 पैरों पर खड़ा कर दिया, हाथों का आजाद होना, पत्थर के औजार बनाना और भाषा का निर्माण। इस खतरनाक यात्रा में कई प्रजातियां आईं और लुप्त हो गईं, लेकिन उस पूरे होमिनिन परिवार में से केवल होमो सेपियंस ही आज बचे हुए हैं। और सुनने वालों के लिए सबसे अहम बात यह है कि ये कोई धूल खाई हुई इतिहास की किताब नहीं है। सच में ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि हमारे शरीर की हर एक विशेषता इसी 6.5 करोड़ साल के संघर्ष की विरासत है। बिल्कुल, हमारा शरीर एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। जब हम सुई में धागा पिरोते हैं तो वो गहराई नापने वाली आंखें उन शुरुआती प्राइमेट्स की देन है। और जब कोई एथलीट भाला फेंकता है तो वो उन एप्स की विरासत है जिन्होंने पूंछ खोकर लचीले कंधे बनाए। पर्यावरण के बदलाव ने ही हमारी दिशा तय की। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही तेज और विचलित करने वाला विचार भी उभर कर आता है। वो क्या? लाखों साल पहले प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन ने उन सूखते जंगलों ने वानरों को इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। अस्तित्व बचाने के लिए वो बदल गए। हाँ, प्रकृति ने मजबूर किया। तो आज जिस तरह से इंसान खुद ही तेजी से एक कृत्रिम जलवायु परिवर्तन ला रहा है, ये हमें इवोल्यूशन की किस नई दिशा में धकेलेगा? ये सच में इवोल्यूशन के नजरिए से सबसे बड़ा और डरावना सवाल है। क्या हम इस विशाल पेड़ की अंतिम शाखा है या फिर अगला बहुत बड़ा बदलाव बस शुरू ही होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियाँ नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new. Let this inspire our shared future.